चैनल इन फोकस स्टडी। सो ये वीडियो 9th क्लास के बच्चों के लिए है, ठीक है। साइंस का मॉर्निंग शिफ्ट का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये आगे आने वाले बच्चों के लिए भी होगा और जो बच्चे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है वो इससे मैच कर सकते हैं अपने आंसर्स को, ठीक है। तो पेपर का पैटर्न आपको पता था, 2 घंटे का था, 35 मार्क्स मैक्सिमम थे, ठीक है। उसमें से सेक्शन ए में 2 नंबर के 7 क्वेश्चन थे, सेक्शन बी में 3 नंबर के 6 क्वेश्चन थे और सेक्शन सी में 2 केस स्टडी बेस्ड थे जो 4 नंबर के थे, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं अपना पेपर, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या था, एक तत्व x जिसे 207 x 82 के रूप में दर्शाया गया है, इसके परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। कोई एटम दिया है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना है। तो देखो सिंपल है, नीचे जो दिए होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, जो नीचे नंबर्स दिए होते हैं वो हमारे प्रोटॉन होते हैं। तो उसमें प्रोटॉन क्या हो जाएंगे, 82 हमारे प्रोटॉन हो जाएंगे। और न्यूट्रॉन क्या होता है अपना, न्यूट्रॉन होता है इसमें से ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करने पे हमारा न्यूट्रॉन आ जाता है, ठीक है। तो 207 में से 82 माइनस कर दोगे तो 125 आ जाएगा। तो 125 क्या होगा, इसका रियल आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है और प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है। परमाणु में दोनों ही होते हैं पर उस पर कोई आवेश ही क्यों नहीं होता है। तो देखो सिंपल सा है, आप अगर प्लस माइनस करते हो तो आंसर क्या आता है, माइनस आता है। लेकिन इसमें क्या होता है, प्लस माइनस करने पे दोनों जो साइन होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं और न्यूट्रल हो जाता है, इसलिए आवेश नहीं आता। इसके बाद ऑप्शन में था एक, इसको सीरीज़ में हमें अरेंज करना था, सोडियम, हाइड्रोजन, हीलियम और एल्यूमिनियम को, ठीक है। तो सबसे पहले क्या, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर रखना था। तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले हाइड्रोजन होगा, फिर हीलियम होगा, फिर सोडियम, फिर एल्यूमिनियम, ठीक है। इसी में और में हाँ यही क्वेश्चन है, ठीक है। इंग्लिश में भी सेम क्वेश्चन था कि अरेंज द एटम्स ऑफ सोडियम, हाइड्रोजन, हीलियम एंड एल्यूमिनियम इन ऑर्डर ऑफ, ठीक है। उसके बाद आता है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला था, निम्न को समस्थानिक का युग्म बनाता है। मतलब इसमें आपको समस्थानिक बताना था, समस्थानिक कौन सा होगा इनमें से, ठीक है। तो देखो आइसोटॉप्स बताने थे। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, जिसके नीचे के मतलब प्रोटॉन्स के नंबर क्या हो, सेम हो, ठीक है। तो प्रोटॉन्स किस में सेम है, देखो 84 और 84, ठीक है। 209 x 209 84 x 210 84, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे इसके। अब इसी में बी पार्ट है, क्या समस्थानिक के रासायनिक समान होते हैं, क्यों, ठीक है। डू आइसोटॉप्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़, वाई। तो इसका आंसर हो जाएगा यस, ठीक है। देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एक तो ये हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और इसके अगर हम बात करें कि आइसोटॉप सिमिलर होते हैं तो हाँ होते हैं, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, डेंगू को ठीक करने के लिए पेनिसिलिन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता, ठीक है। तो देखो डेंगू किससे होता है, डेंगू होता है मॉस्किटोज से होता है, ठीक है। और मॉस्किटो क्या होते हैं, एक तो वायरल होते हैं, मतलब वायरस होता है उसमें, ठीक है। और जो पेनिसिलिन होता है वो एंटीबायोटिक होता है, ठीक है, बैक्टीरिया के लिए होता है। तो हम बैक्टीरिया से वायरस का नहीं इलाज कर सकते और जो वायरस होता है उसके लिए कोई एंटीट्यूड होता ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको सॉल्व इससे नहीं कर सकते, ठीक है। इससे हम डेंगू से इसको प्रिवेंट नहीं कर सकते। इसमें पार्ट बी है, समुदाय में डेंगू कैसे फैलता है। देखो गंदगी से फैलता है, ठीक है। एक दूसरे से गंदगी का मतलब गंदगी होता है जहाँ पानी ज़्यादा इकट्ठा होता है। आप देखते होंगे आपके गली में, घर में, मोहल्ले में डेंगू वाले आते हैं तो कूलर चेक करते हैं, पानी चेक करते हैं, ठीक है। और एक बात ये है, साफ़ पानी में होता है तो इसमें और खतरा है, क्योंकि लोग तो साफ़ पानी रखते हैं, गंदा पानी तो वैसे फेंक देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, फिफ्थ क्वेश्चन। तीव्र रोग और दीर्घ रोग दोनों में से कौन सा हानिकारक है, ठीक है। मतलब हमें क्या बताना था, एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज़, एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज़ में से कौन सा ज़्यादा हार्मफुल होगा। तो सिंपल सी बात है, आपको बुखार हो रहा है और आपको टीबी हो रहा है तो कौन सा ज़्यादा अच्छा होगा। ऑब्वियस सी बात है, बुखार 1-2 दिन में ठीक हो जाता है बट टीबी लॉन्ग टाइम के लिए होता है, ठीक है। तो आपको ऑब्वियस सी बात है, हार्मफुल कौन सा होगा, जो क्रॉनिक होगा वही होगा, जो लंबे टाइम के लिए होगा वही होगा। हम असंक्रामक रोगों से कैसे बच सकते हैं, तो असंक्रामक रोग कैसे क्या होते हैं, मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होते हैं, जो दूसरे के कम्युनिकेट से नहीं फैलते, ठीक है। तो हम उससे पर्सनल अपने सेफ्टी से बच सकते हैं, लाइक हेल्दी फूड खाने से, ठीक है, अनडर्टी थिंग्स को अवॉइड करके, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, फिफ्थ का आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन क्या है हमारा, सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या बोला है, एक 10 kg के रोबोट को मंगल ग्रह की सतह पे भेजा जाता है जहाँ पे जी का मान कितना है, 3.70 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मंगल और पृथ्वी पर दोनों पे भार कितना, मतलब मंगल और पृथ्वी पर भार और द्रव्यमान कितना होगा। पृथ्वी पर इसका दे रखा है कितना, 8.10 की पावर 9 मीटर पर सेकेंड। तो आपको जैसे पता है कि
जो द्रव्यमान होता है वो हर जगह, मास जो होता है वो हर जगह सेम रहता है, तो मास तो दोनों जगह सेम होगा, ठीक है। मास कहीं भी चेंज नहीं होता है, भले ही वेट चेंज हो जाए। इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या होगा इसका, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि मास क्या होता है, दोनों का इक्वल होता है, ठीक है। मास एक बार निकाल लेते हैं, इसे 10 की पावर 10 इंटू 3.70, इससे हमारा मास आ जाएगा 37। तो मास दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। मास एक अर्थ का भी इक्वल होगा, इसका भी इक्वल होगा, बट इसका मास जो होता है वो तो दोनों जगह सेम रहेगा, बट ये जो वेट है वो चेंज हो जाएगा। तो मास पे वेट क्या होगा 37, और अर्थ पे वेट क्या होगा 10 इंटू 10 कर देंगे 100 हो जाएगा, ठीक है। होप्स आपको ये क्लियर हो गया और 10 आंसर आ जाएगा। तो 6 क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। 7th क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 7th क्वेश्चन में क्या बोला है, एक प्रयोग के दौरान समान ऊंचाई की दो अलग अलग इमारतों से समान आकार और समान द्रव्यमान की दो गेंदें ए और बी गिराई जाती हैं। जहाँ एक इमारत ए ध्रुव पर है और दूसरी विषुवत पर स्थित है, इनमें से कौन सी ज़मीन पे पहले गिरेगी। तो देखो ये मॉर्निंग से इवनिंग शिफ्ट में भी सेम ऐसे क्वेश्चन एक आया था, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया था, ठीक है। तो आपको पता है कि, ठीक है, और इसी में ऑप्शन में आया था इनमें से किसका मान 0 होगा, ठीक है। ये कैपिटल जी या फिर स्मॉल जी। और इसी के सेकंड पार्ट में पूछा था बताइए कि दिए गए युग्मों में गुरुत्वाकर्षण बल समान होगा या फिर असमान, ठीक है। और रीज़न भी बताना था, पृथ्वी और सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा, ठीक है। तो इंग्लिश में भी इसका देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोला था, ठीक है। दो बॉल्स हैं, ठीक है। एक बॉल क्या है हमारे पोल पे है और दूसरी बॉल क्या है इक्वेटर पे है। तो इसमें पूछा था विच बॉल रीच ग्राउंड फर्स्ट एंड वाई, ठीक है। कौन सी बॉल ग्राउंड पे पहले पहुंचेगी, ठीक है। ऐसी क्वेश्चन था इंग्लिश में, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हैव जीरो वैल्यू, कैपिटल जी और स्मॉल जी। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन था इसमें, विल द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन फॉलोइंग पेयर बी सेम और डिफरेंट, गिव रीज़न, अर्थ एंड सन या फिर अर्थ एंड मून, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं बताता हूँ। तो देखो ए पहले गिरेगी, क्यों, क्योंकि ध्रुव पर जी का मान क्या होता है, अधिक होता है। ए पर मतलब जो पोल्स होते हैं उस पर जी का मान अधिक होता है और इक्वेटर पे कम होता है, ठीक है। और फिर इसी में और वाला जो क्वेश्चन था कि कौन से जी का मान ज़्यादा होगा, तो कैपिटल स्मॉल जी में जो होता है वो जीरो हो सकता है, बट कैपिटल जी हर जगह सेम रहता है, ठीक है। ये स्मॉल जी क्या करता है, वेरी करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस, ठीक है। उसके बाद एक और है कि एक और क्वेश्चन था इसमें, अर्थ और सन का मतलब चेंज हो, मतलब क्वेश्चन क्या था ये, एक सेकंड, क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, मैं देख लेता हूँ। हाँ, किसके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा, ठीक है, कम होगा, सॉरी। तो जिसके बीच डिस्टेंस ज़्यादा होगा उसके बीच ग्रेविटेशन कम होगा, है ना। जितना डिस्टेंस होता है उतना ग्रेविटेशन कम होता जाता है, ठीक है। आपने पढ़ा भी होगा कि डिस्टेंस जो होता है ग्रेविटेशन को इफेक्ट करता है। तो सन और अर्थ में क्या है, डिस्टेंस ज़्यादा है, तो ये देखो यहाँ पे मैंने बना रखा है डिस्टेंस क्या है, इन दोनों के बीच ज़्यादा है, तो ग्रेविटेशन कम होगा। मून और अर्थ के बीच डिस्टेंस कम है, तो ग्रेविटेशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब 8 क्वेश्चन पे आते हैं हम अपने। तो 8 क्वेश्चन में क्या बोला था, निम्नलिखित आयनिक यौगिकों में उपस्थित आयनों का उल्लेख करें, ठीक है। क्या देखो इंग्लिश में देख लेते हैं, मेंशन द आयन प्रेजेंट इन द फॉलोइंग आयनिक कंपाउंड। देखो और में था, तो ये करने से अच्छा, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन करने से अच्छा आप इजी वाले क्वेश्चन को कर सकते थे, ठीक है। MgCl2 का बताना था, फिर AlO2O3 का बताना था, फिर सोडियम नाइट्रेट का बताना था, ठीक है। तो ये ज़्यादा ईजी हो जाता है, तो मैं आपको इसका सोल्यूशन दिखा देता हूँ, आप मैच कर ले। ऊपर वाले क्वेश्चन का भी आप आंसर निकाल सकते थे, कैसे, नंबर ऑफ़ मोल्स क्या होता है गिवन मास अपन में मॉलिक्यूलर मास, इससे निकाल लेते। फिर और वाले पे आते हैं जो MgCl2 था, इसमें आयंस बताने थे हमें। तो Mg देखो इसका पहले वाले का क्या होगा, Mg2 + 2Cl-, ठीक है। फिर इसका क्या हो जाएगा 2Al3 मतलब 2 एल्यूमिनियम 3 प्लस का हो जाएगा और 3O2 माइनस हो जाएगा। फिर उसके बाद सोडियम प्लस का हो जाएगा, फिर NO3 माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन है 8 क्वेश्चन के सेकंड पार्ट। अब 9th क्वेश्चन में क्या था, इसमें देखो दिया हुआ है कि इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें पूछा था कि यह अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि करता है कि नहीं। देखो द्रव्यमान का संरक्षण नियम क्या होता है कि अब कोई भी नया यौगिक बन रहा है, वो हो रहा है, तो उसमें जो ऊर्जा है या फिर जो एनर्जी है वो हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें आप वैल्यू इसकी पुट करना और इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो ये सेम रहेगी, ठीक है, सेम होगी, आप वैल्यू पुट करके देख लेना। और फिर उसके बाद बी आता है, बी में हमें क्या करना था, 14 मैग्नीशियम 16 ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो 40 मैग्नीशियम बनता है। यदि 3 मैग्नीशियम और 20 ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का द्रव्यमान कितना होगा, ठीक है। अगर आपका 1/8 मोल आया होगा तो सही है, वरना गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका रियल आंसर क्या होगा, 1/8 मोल हो जाएगा। 10th क्वेश्चन पे आते हैं हम। 10th क्वेश्चन,
देखो 10th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित यौगिकों का रासायनिक सूत्र लिखना था। इसका रासायनिक सूत्र लिखना था जिंक सल्फेट, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट। या फिर और में क्या था हमारा, ये तीनों देखो, ये इनकी वैल्यूज़ दे रखी हैं ऊपर, और इन तीनों का हमें क्या निकालना था, आणविक द्रव्यमान निकालना था और रासायनिक नाम लिखना था। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन थे, दोनों क्वेश्चन इजी थे 10th के। तो इनका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं क्या क्या है। देखो इंग्लिश में क्या बोला था, राइट द केमिकल फॉर्मूला फॉलोइंग कंपाउंड। फिर उसके बाद और में था राइट केमिकल नेम एंड कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा जिससे आप मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन इसमें जिंक सल्फेट का होगा ZnSO4, फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का क्या होगा AlOH ब्रैकेट में 3। ठीक है, फिर सोडियम कार्बोनेट का क्या हो जाएगा Na2CO3। ठीक है, फिर उसके बाद तुम्हारा आणविक द्रव्यमान निकालना था, मॉलिक्यूलर मास निकालना था, तो H2CO3। ठीक है, तो इनकी वैल्यू पुट करनी थी, बाकी कुछ नहीं करना था। H की वैल्यू 1 थी तो 1 × 2 हो जाएगा। फिर C की वैल्यू 12 और O की वैल्यू 16। ठीक है, O3 थी 16 × 48, फिर 12 और 2 14, 14 में और 48। देखो 14 में और 48 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर हो गया। फिर ऐसे B सॉल्व करोगे तो आपका 34 हो जाएगा H2S। फिर ऐसे MgSO4 का करोगे तो क्या आ जाएगा 120। तो ये इन तीनों के राइट आंसर थे। ठीक है, ऐसे 11th क्वेश्चन पे आते हैं। 11th क्वेश्चन में क्या दिया है, 3 तत्व दिए हुए हैं XYZ। द्रव्यमान संख्या कितनी है इसकी, 11U है, 18U है और 31U है। ठीक है, इनकी परमाणु संख्या संरचना नीचे दी गई है। तो इनमें से कौन सा धातु है, कौन सा अधातु है। तो इसमें X और Y क्या हो जाएंगे, आपके अधातु हो जाएंगे। बाकी जो X, Y और Z क्या हो जाएगा, आपका धातु हो जाएगा। ठीक है, इन तत्वों में उपस्थित संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। ठीक है, तो संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी आप गैस कर सकते हैं। देखो इसका आंसर था, देखो इसमें गुरुत्वाकर्षण ये पूछा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, सॉरी इसका 3 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा और इसका भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका। इसके जो ये पूछा था क्या बोलते हैं, ये हो जाएगा आपका पूछा था इसमें कि वैलेंसी कितनी होगी। ठीक है, इसके बाद ये धातु अधातु पूछा था, तो मैंने आपको बताया था पहला अधातु होगा, दूसरा भी अधातु होगा और तीसरा क्या हो जाएगा हमारा धातु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तीसरा धातु हो जाएगा। ठीक है, तो होप्स आपको ये क्लियर हो गया हो। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं, 12वां क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम सबको पता होगा, ये तो इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, 3 नंबर के लिए आसान क्वेश्चन है। फिर 2 kg और 4 kg की दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण का मान कितना होगा यदि वे एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पे हैं। तो ये भी इजी क्वेश्चन था, इसको भी आप कर सकते थे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने किसी दीवार को अत्यधिक बल से धक्का दिया, लेकिन दीवार अपने आप की स्थिति में, मतलब आप कोई दीवार है बहुत बड़े से, उसको आप धक्का दे रहे हैं, लेकिन वो दीवार नहीं हिल नहीं रही, तो उस पर आप कितना कार्य करेंगे, वो कार्य नहीं होगा, वो पागलपन होगा। ठीक है, क्योंकि उसमें कोई फोर्स लगने वाला नहीं, दीवार हिलने वाली नहीं है, तो आपका वर्क नहीं होगा, वर्क क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बाकी एक बैटरी में ऊर्जा का रूपांतरण लिखिए, बैटरी में कैसे रूपांतरण होता है। ठीक है, तो केमिकल एनर्जी से क्या बनता है हमारा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनता है, तो आप ऐसे लिख सकते थे। ठीक है, और B नंबर है आपका MgH वाले फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते थे आप। ठीक है, फिर सेक्शन C में आते हैं। सेक्शन C में क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखो नीचे दिया हुआ है एक सर्कल दिया हुआ है, इसमें रोगों के बारे में बता रखा है कैसे कैसे फैलता है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा था, एक चार्ट के माध्यम से आप क्या समझते हैं, यह है संक्रामक रोग। ठीक है, संक्रामक रोग जो है होता है वो कैसे फैलता है, इसमें ये भी बताया गया है। फिर B में है सीधे संपर्क से फैलने वाले 2 रोग। ठीक है, तो सीधे संपर्क से क्या क्या फीवर हो, क्या क्या रोग हो सकते हैं, तो HIV एड्स हो गया। ठीक है, और दूसरा रोग कोई से भी बता सकते हो आप। ठीक है, जैसे HIV एड्स हो गया, खांसी हो गया, खांसी भी फैलता है। ठीक है, अब तो कोविड भी बता सकते हो आप। ठीक है, एक व्यक्ति को HIV से पीड़ित है, दूसरा तपेदिक से पीड़ित है, इन 2 व्यक्तियों के मध्य कौन ज़्यादा संवेदनशील होगा, तो HIV एड्स वाला क्या होगा, ज़्यादा संवेदनशील होगा। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि महामारी के बाद स्कूल खुले हैं, संक्रामक रोग से बचने के लिए आपके स्कूल में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, संक्रामक रोग से बचने के लिए जो दूसरे से फैलते हैं उनसे दूरी बनाए रखना चाहिए। ठीक है, और उनकी टच वाली चीज़ें हमें टच नहीं करनी चाहिए। ठीक है, खाना भी अलग खानी चाहिए, क्योंकि खाने की वजह से भी फैल सकता है, क्या पता मुँह से, हवा से। ठीक है, तो दूरी बनाए रखना चाहिए, मेन तो यही होता है। मास्क बोलते हैं उसमें, जैसे आप लोग अनाउंसमेंट सुनते हो 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। ठीक है, तो 2 गज दूरी, बीमार रहेगी दूरी। ठीक है, ऐसी बना सकते हो आप। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था ये। उसके बाद है, मान लीजिए एक पत्थर 30 मीटर ऊंची इमारत पे है, बिंदु A पर 20 kg का एक पत्थर रखा गया है। ठीक है, किसी बिल्डिंग है तो 30 मीटर ऊंचा, उस पर एक पत्थर रखा गया है। ठीक है, ये रहा यहाँ पे पत्थर, ये रही इतनी ऊंची इमारत, कितनी है 30 मीटर ऊंची है। ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ पे 1 मीटर की ऊंचाई दी गई है बीच में। अब इस पत्थर की स्थिति देखो, ये रहा, B ये रहा।
ठीक है। अब इस पत्थर की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा निकालनी है आपको, इजीली फॉर्मूला से निकाल सकते हो। किन परिस्थितियों पर पत्थर की स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी, ठीक है। ज़मीन से टकराने से पहले पत्थर का वेग क्या होगा, तो ये आप इसको स्किप भी कर सकते थे क्योंकि 3 नंबर थे। इससे अच्छा आप ये लिख सकते थे ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है कि ऊर्जा कभी भी चेंज नहीं होती। आप चाहे ऊर्जा को बनाओ या कुछ भी करो, ट्रांसफ़र करो, ऊर्जा क्या होगी, हमेशा सेम रहेगी। मुक्त पतन क्या होता है, जब भी आप किसी चीज़ को गिराते हो तो जो गिरने के मतलब जिस कांस्टेंट मूवमेंट से गिरता है उसी को क्या बोलते हैं, मुक्त पतन बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या है, इट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फिर व्हाट इज़ मीन्ड बाय फ्री फॉल, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते थे, ठीक है। तो ये हमारा क्लियर हो गया ये पूरा सेक्शन। होप्स आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना आगे आने वाले पेपर के सॉल्यूशन के लिए। और अगर आपको चाहिए तो मैं मैथ के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाऊंगा जिससे आपको एग्जाम में हेल्प हो सकती है, ठीक है। अगर 10 लाइक आ गए तो मैं नेक्स्ट वीडियो इस पर पक्का लाऊंगा, ठीक है। होप्स हो तो हमारा एम रहेगा 10 लाइक्स का, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।